हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम फ्रीऑन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके थे और फ्रीऑन में भी वही आईपीएसी सिस्टम जैसे सिस्टम चलता है और उस सिस्टम से हम उसका फॉर्मूला, उसका नेम जो है उसी सिस्टम से उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि फ्रीऑन के नेम से फार्मूला और या फार्मूले से नेम जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो प्रैक्टिस आपके अच्छे से होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम न्यू टॉपिक लेते हैं आज, यूजेज ऑफ फ्रीऑन। फ्रीऑन के क्या क्या यूजेज है। वैसे मैंने बता ही दिया था, इसका यूज़ जो है कूलेंट की फॉर्म में किया जाता है, यानी ठंडा करता है। ठंडा कूलेंट मतलब जो रूम वगैरह होता है या किसी पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर डाउन करना होता है तो हम इनका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर और कोल्ड स्टोरेज, एसी वगैरह, इनके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिक यूज़ तो ये है। इसके अलावा इसका यूज़ जो है नॉन रिएक्टिंग सॉल्वेंट की फॉर्म में भी किया जाता है कुछ जगहों पर, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, इसलिए नॉन रिएक्टिंग सॉल्वेंट की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे आज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से ही आपको पता चल रहा है नेम से कि ऐसी गैस जो हमें नेचर से हमें प्राप्त होती है, और ये उसी तरह से प्राप्त होती है जब पेट्रोलियम के लिए जो है सर्च चल रही होती है, और उसी दौरान जब हम पेट्रोलियम वेल जो है क्रूड ऑयल निकालने के लिए पेट्रोलियम वेल खोदे जाते हैं, कुएँ खोदे जाते हैं, और उसमें सबसे पहले जो गैस निकलती है बहुत ज़्यादा तादाद में, उसको नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में वो जो गैस निकलती थी उसको वैसे हवा में रिलीज़ कर दिया जाता था और सीधा पेट्रोलियम निकालना शुरू कर दिया जाता था। बाद में पता चला कि वो जो गैस निकलती है पेट्रोल निकालने से पहले, वो गैस जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और कुछ रिसोर्सेज तो हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पर नेचुरल गैस के बड़े भंडार हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जो नेचुरल गैस होती है इसको हम कंप्रेस करके सिलेंडर में भर देते हैं, और उस कंप्रेस फॉर्म, नेचुरल गैस की जो कंप्रेस फॉर्म है उसको ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी के नेम से जानते हैं। केमिकली अगर इसको देखें तो इसके अंदर ये जो है मेथेन से बनी हुई होती है। केमिकली फॉर्म जो होती है 97% जो है ये इसमें मेथेन होती है। ठीक है, बाकी 2-3% में कुछ और होती है, यानी कि जो केमिकल फार्मूला होता है वो मेथेन ही होता है इसका, CH4। जैसे अगर आपसे पूछे राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो आपको मेथेन लिखना पड़ेगा, CH4 इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। इसके अंदर कार्बन की मात्रा कम होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन, और इस वजह से जो है ये बर्न होती है बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट लिबरेट करती है, और धुआं बहुत कम मात्रा में रिलीज़ करती है, यानी पोल्यूशन जो है कम करती है और हीट ज़्यादा रिलीज़ करती है। इसीलिए इसको क्लियर और क्लीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सबसे चीपेस्ट और सबसे क्लीन फ्यूल जो है इसी को माना जाता है। सस्ता भी है और साथ में पोल्यूशन जो है बहुत कम होता है। इसलिए जितने मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी के से ही चलता है। मेट्रो सिटीज़ में और सब मेट्रो सिटीज़ जैसे कोटा जैसी है, वहाँ पर भी जो ये चल रहे हैं स्कूटर वगैरह, मतलब जो ये ऑटो वगैरह जो चलते हैं वो सीएनजी बेस्ड ही चल रहे हैं। और धीरे धीरे सभी इस शहरों में जो है सीएनजी के फिलिंग स्टेशंस खुल रहे हैं। 12 में भी अपने खुल गया है एक फिलिंग स्टेशन, जहाँ से सीएनजी कारें चलाने में अब जो है हमें सुविधा रहेगी। तो सीएनजी अकर्स फ्रॉम द नेचर, इट इज़ द फॉसिल production. It contain 97% of methane, and they are present and methane
और ये 97 जो है परसेंट मेथेन होती है, और 3% इसके अंदर अदर गैसेज होती है। ठीक है, 3% है ये, प्रेजेंट लिख दिया है, ये परसेंट को 3% करना पड़ेगा इसमें। 3% अदर गैसेज होती है यहाँ पे, और इसी को ही जो है हम क्लियर या क्लीन फ्यूल के नेम से जानते हैं। इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ कार्बन, so it form the less smoke during the combustion. It is the less harmful for the petroleum than the petroleum product for the environment. तो environment में जो है ये कम harmful होती है, इस वजह से इसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं। This gas is generally found in upper layer of the petroleum. पेट्रोलियम की जो ऊपर वाली लेयर हल्की होती है, इसलिए ऊपर आ जाती है। When the natural gas is compressed at the high pressure, ज़्यादा प्रेशर पे ही, टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर पे इसको कंप्रेस किया जाता है। इट इज़ द नॉन एज कंप्रेस नेचुरल गैस। फ्यूल के रूप में आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और एलपीजी से इसको बेटर माना जाता है। एलपीजी को हम गैस, क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में कम पोल्यूशन करती है और ज़्यादा हीट लिबरेट करती है, और दूसरे जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनसे बहुत अच्छी इसको माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए, ये नेचुरल गैस निकालने के बाद में जो नीचे की तरफ जो क्रूड ऑयल बचता है, उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, और उस पेट्रोलियम में से हम पेट्रोल के सारे सब्सटेंस को हम सेपरेट आउट करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से करते हैं? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस वहाँ पर किया जाता है, और ये फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है, इसकी मदद से जो है हम उस क्रूड ऑयल के अंदर प्रेजेंट अलग अलग पेट्रोलियम के जो सब्सटेंस होते हैं उनको अलग करते हैं। जो सबसे पहले फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, तो सबसे पहले हमें पेट्रोलियम गैस मिलती है, और उस पेट्रोलियम गैस को हम लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, और उसी को ही हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। यानी कि सबसे पहले जो मिलने वाली होती है वो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दिस गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड बाय द कंप्रेसिंग एट द हाई प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर में इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इट इज़ नोन एज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसलिए इसको अपन लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। सीएनजी इज़ मोर सेफ देन द एलपीजी, ज़्यादा सुरक्षित होती है, बिकॉज सीएनजी इज़ द लाइटर देन एलपीजी, ये हल्की होती है, ड्यू टू द विच स्प्रेड रैपिडली। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको पता है कि एलपीजी का सिलेंडर कभी लीकेज हो जाता है तो वो किचन में वहीं पे ही रहता है, और जैसे ही उसको कहीं से लाइट अप मिलता है या माचिस वगैरह जलाते हैं तो उसमें आग लग जाती है और दुर्घटना हो जाती है। सीएनजी में ऐसा नहीं होता है। सीएनजी में बहुत हल्की होती है, और जैसे ही इसका लीकेज होता है तो ये चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है, और इस वजह से जो है इसको जो है इसमें दुर्घटना होने की संभावनाएं कम होती है। बाकी दूसरी चीज़ तो आप जानते हो, कार्बन जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम होता है यहाँ पे, यानी जब जलता है तो धुआं कम इसमें से निकलता है सीएनजी से। तो वैसे एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीएनजी बेटर है, हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीएनजी बेटर है, और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीएनजी बेटर है, क्योंकि सस्ती होती है, एलपीजी से ज़्यादा सस्ती मिलती है। और इसके अलावा जो है कहीं डेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीएनजी बेटर है। तो हर तरीके से हम देख रहे हैं, हर पॉइंट पे सीएनजी बेटर है। डेंजर में मैंने बताया कि जल्दी से फैल जाती है इधर उधर, जैसे कार के अंदर आप एलपीजी भर के ले जा रहे हैं या सीएनजी भर के ले जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो एलपीजी वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि सीएनजी वाली गाड़ी में कभी भी आग नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे गैस लीकेज होती है, एलपीजी गैस जैसे लीकेज होगी तो तुरंत वहाँ से हीट मिलेगी और वो आग पकड़ लेगी। सीएनजी जैसे लीकेज होती है तो तुरंत स्प्रेड हो जाती है इधर उधर, तो वहाँ पर आग लगने की संभावना कम होती है। तो इस वजह से
गाड़ियों में भी जो है एलपीजी को जो है सरकार जो है बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी लोग एलपीजी सिलेंडर से चलाते हैं गाड़ियाँ, लेकिन इसको पूरी तरह से बैन कर रखा है। सीएनजी वाली गाड़ियाँ अलाउ कर रखा है, क्योंकि इसमें दुर्घटना होने की संभावनाएँ ज़्यादा है, क्योंकि लीकेज कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अपन देख सकते हैं कि सीएनजी और एलपीजी में अगर अपन कंपैरिजन करें तो सीएनजी ही बेटर है एलपीजी से हर मोर्चे पे। ठीक है, तो सीएनजी का यूज जो है अभी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये है उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंस बिटवीन सीएनजी एंड एलपीजी। डिफरेंस तो आपको करना ही है, साथ में आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन यहाँ सबसे ज़्यादा बनता है कि विच इज़ बेटर इन सीएनजी एंड एलपीजी एंड वाई। सीएनजी और एलपीजी में कौन बेटर है और क्यों है, ये भी आपको लिखना है। जो ये 4 रीजन मैंने बताया वो चारों रीजन आपको इसमें लिखने हैं। अब इसके बाद में नया टॉपिक अपने आता है पॉलीमर। पोली वर्ड जो है पोली वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर के नेम से जानते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल मिलकर आपस में जुड़कर एक लंबी चेन वाली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है उसको पॉलीमर के नेम से जानते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन के नेम से हम जानते हैं। When the small molecule react together and the form high molecular weight long chain like molecules, these are known as polymer। इनको ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर के नेम से जानते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन के नेम से जानते हैं। द स्मॉल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोमर्स, ये जो जिससे शुरू होते हैं उसको मोनोमर कहते हैं। एंड द पॉलीमर कैन बी क्लासीफाई इनटू द 2 ग्रुप्स 2 क्लासेस, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसको, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। सबसे पहले बात करेंगे अपन नेचुरल पॉलीमर की। नेचुरल पॉलीमर देखिए, जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं उनको हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, और जो मैन मेड होते हैं यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो बनाए जाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक पॉलीमर के नाम से जानते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स जो है बहुत कम हैं, ज़्यादातर आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर का ही यूज़ कर रहे हैं। तो पहले अपन में यहाँ बात कर लेते हैं नेचुरल पॉलीमर की। दीज पॉलीमर विच आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स, जो नेचर से सीधे ही हमें प्राप्त हो जाते हैं उनको हम नेचुरल पॉलीमर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट नेम हेविया ब्राजिलेंसिस। तो नेचुरल रबर जो हमें मिलता है वो दो प्लांट से मिलता है। एक तो हेविया प्लांट होता है, हेविया ब्राजिलेंसिस, एंड दूसरा होता है फाइका सिलेस्टिका। ये इंडियन प्लांट है फाइका सिलेस्टिका, जिससे नेचुरल रबर हमें प्राप्त होता है। इस नेचुरल रबर की अगर हम बात करें तो ये बनता है एक स्टिकी सब्सटेंस जिसे हम लेटेक्स के नाम से जानते हैं। ये जो लेटेक्स बना होता है वो लेटेक्स जो बनता है पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, जिसका IUPAC नेम जो होता है 2-methyl-1,3-डाइब्यूटीन होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ लर्निंग पोर्शन आपके आ गया है, कुछ चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी इसमें। तो ये सब चीज़ें जो है ये लर्निंग पोर्शन है, तो इसको आपको लर्न करके ध्यान रखना पड़ेगा कि आइसोप्रीन जो वर्ड है ये रूट नेम है और इसका IUPAC नेम ये है। ठीक है, आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये होता है। तो आप आइसोप्रीन का पहले ये नेम लर्न करना पड़ेगा, फिर इससे आप इस वाले नेम से आराम से आप क्या बना सकते हो, आइसोप्रीन बना सकते हो, इसका फॉर्मूला बना सकते हो। तो आपको आइसोप्रीन का ये वाला नेम पहले लर्न करना पड़ेगा। आइसोप्रीन के पॉलीमर होते हैं तो 2-methyl-1,3-डाइब्यूटेन। आइसोप्रीन का मतलब क्या होता है, 2-methyl-1,3-डाइ। अब 2-methyl-1,3-डाइब्यूटाडीन अगर आपको पता है तो फिर आप आराम से ये फॉर्मूला बना सकते हो।
तो इसका ये वाला फार्मूला अपन को, ये वाला नेम अपन को आईपीएससी नेम लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद ये फार्मूला हम अपने आप से बना लेंगे और फिर इसका पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होने में बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को अपन पॉलीमराइजेशन के नेम से जानते हैं। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे मैं आइसोप्रीन का फॉर्मूला बना देता हूँ। इससे कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो मैं कह दो 2-methyl-1,3-डाइब्यूटा ब्यूटीन। तो पहले ब्यूटीन को पकड़ेंगे आप। ब्यूटीन का मतलब, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। तो 4 कार्बन बना देता हूँ मैं। 1 2 3 4 ब्यूटीन है। 1,3-डाइब्यूटीन है, तो इसको 1 मान लें, इसको 2 3 4। तो 1,3 यानी 1 इस पे डबल बॉन्ड है और 3 कौन सा है, ये इसके ऊपर डबल बॉन्ड है। तो 1,3-डाइब्यूटीन तो ये हो गया। और 2 मेथिल है, तो दूसरे पे क्या है, मेथिल है यहाँ पे। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इसकी 2 बाकी है तो CH2 कर दो। इसकी चारों कंप्लीट है, इसकी 1 बाकी है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा दो। और इसकी भी 2 बाकी है तो CH2। तो ये क्या हो गया, आइसोप्रीन हो गया, या हम कहें 2-methyl-1,3-डाइब्यूटाइन इसका नेम हो गया। अब इसका पॉलीमराइजेशन आपको करना है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अपन को करनी है। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे। तो क्या होगा, CH2 ये सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ। ये बॉन्ड, जो बॉन्ड यहाँ था यहाँ था, वो टूट गया। तो आधा बॉन्ड तो इधर चला गया, आधा बॉन्ड इधर चला गया। इसका आधा बॉन्ड जो इसके साथ जो आधा बॉन्ड था वो यहाँ चला गया और इसका आधा बॉन्ड यहाँ पर आ गया, यानी कि ये डबल बॉन्ड इस जगह पे हो गया। और यहाँ पर आप CH3 लगा दें इस तरह से, और ये H का H लगा दें आप यहाँ पे। जैसे मतलब ये जो बॉन्ड टूटा था यहाँ पे, आधा बॉन्ड यहाँ से टूटा, आधा बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो आधा बॉन्ड तो इधर चला गया और यहाँ से आधा बॉन्ड इधर चला गया। और ये जो आधा बॉन्ड इधर का है, आधा बॉन्ड इधर का है, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड यहाँ पर बना लिया। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है। और फिर इससे जो है नेक्स्ट यही स्ट्रक्चर आके जुड़ जाती है आगे, ये सेम की सेम स्ट्रक्चर आगे जुड़ जाएगी इससे, CH2 CH। यानी पॉलीमर का मतलब ये वो कहता है कि एक ये मोनोमर है और ये बहुत सारे लंबे के लंबे एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। फिर आगे जुड़ जाएगा, इसी तरह से इधर भी जुड़ जाएगा। तो ये बहुत लंबी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये बार बार अपन जोड़ेंगे नहीं, ऐसे करके N लिख देंगे यहाँ पर। इसका मतलब हो गया कि पॉलीमराइजेशन हो गया, बहुत सारे ये जुड़ गए। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये आइसोप्रीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इनका पॉलीमराइजेशन हुआ। पॉलीमराइजेशन होकर ये आपस में जुड़ गए, एक लंबी पॉली आइसोप्रीन स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। तो इस तरह से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। अब इस तरह से यहाँ पर जो है लेटेक्स जो है उसको हम कुछ और चीज़ें इसमें मिला देते हैं, एसिटिक एसिड मिला देते हैं, जिससे इसकी जो है इलास्टिसिटी कम हो जाती है और टेंसिल कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें सल्फ़र के साथ इसको गरम कर दिया जाता है, तो इलास्टिसिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ पावर इसकी बढ़ जाती है। और इस प्रोसेस को वल्कोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसी से जो है टायर बनाए जाते हैं, वल्कोनाइजेशन की प्रोसेस है उससे। द रबर सो ऑब्टेन लेस रेजिस्टेंस टू ऑब्रेशंस रिजिड एंड हार्ड देन मोर देन इलास्टिक। तो ये पहले से ज़्यादा जो है ज़्यादा टफ हो जाता है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इलास्टिसिटी इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम जो है नेचुरल रबर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में अपन कल बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स की।